हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रखी। सवालों की आबरू रखी, जवाबों की आबरू रखी, विपक्ष की आबरू रखी या फिर सरकार की आबरू रखी। आखिर किसकी आबरू रखी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने? कोयला घोटाले की बारिश में मानसून सत्र बह गया और इस सत्र के साथ बह गए जनता के 10 करोड़ रुपए। न बहस हुई, न सवाल पूछे जा सके और न ही जवाब मिले। 19 दिन में सिर्फ 6 दिन संसद चल सकी। कुछ हुआ तो सिर्फ हंगामा। मानसून सत्र शुरू होने से लेकर खत्म होने तक विपक्ष पीएम के इस्तीफे की मांग पर अड़ा रहा। प्रधानमंत्री शुरू से आखिर तक चुप्पी साधे रहे और एक बार चुप्पी तोड़ी भी तो अपनी खामोशी की ही वकालत की। हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रखी। सवाल इतने तीखे थे प्रधानमंत्री जी, लेकिन विपक्ष ने तुरंत सवाल उठा दिए कि प्रधानमंत्री की ये खामोशी किसके लिए थी, वो किसकी आबरू बचा रहे थे। हजारों जवाबों से बेहतर है मेरी खामोशी, वरना कितने सवाल बेआबरू होते हैं। मैं कहना चाहती हूँ कि जब आदमी सवालों के जवाब से खुद बेआबरू होने की चिंता करता है तो खामोशी पसंद करता है। वास्तव में सवाल इतने तीखे थे प्रधानमंत्री जी कि इनके जवाब देकर आप स्वयं बेआबरू होते और इसीलिए आपने खामोश रहना पसंद किया। प्रधानमंत्री अपनी चुप्पी तोड़ते तो बेआबरू कौन होता? कोयला घोटाले की भेंट चढ़ी 57 खदानों से भले ही कोयला बाहर न निकला हो, लेकिन ऐसे कई नाम जरूर निकले हैं जो सवालों के घेरे में हैं। पहला नाम विजय दर्डा, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद। विजय दर्डा की कंपनी जेएलडी यवतमाल एनर्जी पर गलत तरीके से कोल ब्लॉक हासिल करने का आरोप है। आरोप है कि उनकी कंपनी ने ग्रुप कंपनी के बारे में गलत जानकारी दी। दूसरा नाम राजेंद्र दर्डा, विजय दर्डा के भाई और महाराष्ट्र के स्कूल शिक्षा मंत्री। सीबीआई के आरोपों में जेएलडी यवतमाल एनर्जी के डायरेक्टर के तौर पर राजेंद्र दर्डा का भी नाम है। इन पर वही आरोप हैं जो इनके भाई विजय दर्डा पर हैं। तीसरा नाम मधु कोड़ा, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री। मधु कोड़ा पर अपने करीबी विजय जोशी की कंपनी विनी आयरन को कोयला खदान आवंटित करने का आरोप है। विनी आयरन वो कंपनी है जिसने अपने मालिकाना हक के बारे में गलत जानकारी दी। चौथा नाम एस जगत रक्षकन, डीएमके के सांसद और सूचना प्रसारण राज्य मंत्री। जगत रक्षकन की कंपनी को भी कोयला खदान आवंटित की गई, जबकि जगत रक्षकन की कंपनी सिर्फ 5 दिन पुरानी थी। जगत रक्षकन ने टाइम्स ऑफ इंडिया से खदान मिलने और अपना हिस्सा बेचने की बात मानी है। पांचवा नाम प्रेमचंद गुप्ता, यूपीए 1 में कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री थे। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव के बेहद करीबी और यूपीए 1 की सरकार में कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री प्रेमचंद गुप्ता के बेटों को भी कोल ब्लॉक मिला। प्रेमचंद गुप्ता के मंत्री रहते हुए बेटों ने खदान के लिए आवेदन किया और प्रेमचंद के मंत्री पद से हटते ही उनकी कंपनी को खदान दे दी गई। कोयला घोटाले के घेरे में आए ये वो नाम हैं जो सरकार के इर्द गिर्द घूम रहे हैं या फिर घूम चुके हैं। हर रोज सामने आते नए नाम पीएम की चुप्पी पर नए सवाल खड़े कर रहे हैं। नाम एस जगत रक्षकन, पद सूचना प्रसारण राज्य मंत्री। आरोप कोयले के काले खेल में मोटी कमाई। डीएमके सांसद एस जगत रक्षकन उसी डीएमके पार्टी के कोटे से बने मंत्री हैं जिस पार्टी के ए राजा पर आरोप है कि उन्होंने 2G घोटाले में अरबों के वारे न्यारे किए। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक जगत रक्षकन पर आरोप है कि इन्होंने कोयले की काली कमाई को अपने घर ले जाने के लिए पहले जेआर पावर नाम की कंपनी बनाई। कंपनी बनने के केवल 5 दिन बाद
जीआर पावर ने पांडिचेरी की सरकारी कंपनी पांडिचेरी इंडस्ट्रियल प्रमोशन डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन यानी PIPDIC के साथ करार किया। कायदे कानून के हिसाब से ये करार पूरी तरह गलत था। 5 दिन पुरानी कंपनी के पास न तो कोयला खनन का कोई अनुभव था, न ही कोई खास तकनीकी जानकारी। घोटाले का असली खेल तब हुआ जब PIPDIC और गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी GMDC को ओडिशा के नैनी में खदान मिली। जगत रक्षकन की कंपनी जीआर पावर ने कोल ब्लॉक्स के आवंटन के कुछ महीने बाद ही 51% हिस्सा हैदराबाद की कंपनी कियस के एनर्जी वेंचर्स को बेच दिया और आरोप है कि इसी बिक्री के जरिए उसने करोड़ों की कमाई की। घोटाले की खबर सामने आने के बाद सूचना प्रसारण राज्य मंत्री जगत रक्षकन बैकफुट पर आ गए हैं। अब वो कह रहे हैं कि सरकार चाहे तो खदान वापस ले ले। अपनी सफाई में वो ये भी कह रहे हैं कि जिस समय उन्हें कोल ब्लॉक्स मिले थे उस समय वो ना तो मंत्री थे और न ही डीएम के सांसद। और तो और 2009 का लोकसभा चुनाव लड़ते वक्त उन्होंने अपनी कंपनी के निदेशक पद से इस्तीफा भी दे दिया था। नाम प्रेमचंद गुप्ता, UPA 1 में कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री। लालू यादव के बेहद करीबी प्रेमचंद गुप्ता पर आरोप है कि इन्होंने अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए अपने बेटों की कंपनी को कोल ब्लॉक्स का आवंटन दिलवाया। इकोनॉमिक टाइम्स की खबर के मुताबिक प्रेमचंद गुप्ता के मंत्री रहते हुए उनके बेटों मयूर और गौरव की कंपनी IST स्टील एंड पावर ने कोयला खदान पाने के लिए आवेदन किया था, जिसके बाद कंपनी को छत्तीसगढ़ के दाहेगांव के मकर धोकरा में कोल ब्लॉक्स मिल गए। ABP न्यूज से प्रेमचंद गुप्ता ने कहा कि उनके बेटे गौरव की कंपनी IST स्टील एंड पावर की शुरुआत 2005 में ही हो गई थी। बेटे ने खदान पाने के लिए कोई गलत जानकारी नहीं दी और आवंटन नियम के मुताबिक ही हुआ। अपने पिता प्रेमचंद गुप्ता के बचाव में उनके बेटे गौरव खुलकर सामने आ गए हैं। उनका दावा है कि उनकी कंपनी को खदान मिलने में उनके पिता की कोई भूमिका नहीं है, लेकिन प्रेमचंद गुप्ता के बेटे से ज्यादा प्रभावी तरीके से बचाव किया उनके राजनीतिक आका लालू यादव ने। ये प्रेम गुप्ता का बिल्कुल अपराइट है। उसका बेटा का अंडरग्राउंड माइंस के मामले में जो हम पता किया है, सारा कोई चीज जो पता लगा कि कोई छिपाया नहीं। एप्लीकेशन दिया, कमेटी जो बनी थी उसको दिया, उसका लड़का को मिला। लालू यादव UPA 1 में मंत्री थे और UPA 2 के हर संकट में सरकार के साथ खड़े नजर आते हैं। दूसरी तरफ बीजेपी का आरोप है कि सरकार की नींव में ही भ्रष्टाचार शामिल है। नए लोग कांग्रेस के MP, अब RJD के नेता जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, एक DMK के मंत्री जो इस सरकार में मंत्री हैं, इनका नाम आ रहा है कि इनके परिवारों को दिया गया है। तो इन सबों के जिम्मेवार प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी हैं। झूठ बोलने वालों को झूठ बोलना ही है, वो बोलेंगे, रफू करेंगे, देश के सामने कोई न कोई व्यवधान उत्पन्न करेंगे। सरकार का अपना काम है, अपना काम कर रही है। CBI अलग से इन्वेस्टिगेट कर रही है, ING बना दी गई, वो अलग से इन्वेस्टिगेट कर रही है। उनके इन्वेस्टिगेशन को पूरा होने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। नाम विजय दर्डा, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद। नाम राजेंद्र दर्डा, महाराष्ट्र के स्कूली शिक्षा मंत्री। दर्डा भाइयों पर भी वही आरोप है जो दूसरे राजनेताओं पर। दर्डा भाइयों पर आरोप है कि इन्होंने अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए GLD यवतमाल को कोल ब्लॉक दिलाए। कंपनी पर यह भी आरोप है कि उसने पहले से कोल ब्लॉक मिलने की बात छिपाई, साथ ही अपनी ग्रुप कंपनी के बारे में गलत जानकारी दी। अपनी सफाई में दर्डा भाइयों का कहना है कि उनकी कंपनी में कोई हिस्सेदारी नहीं है, लेकिन CBI का दावा है कि GLD यवतमाल एनर्जी के डायरेक्टर के तौर पर राजेंद्र दर्डा का भी नाम है। CBI विजय दर्डा के खिलाफ FIR भी दर्ज कर चुकी है। दूसरी तरफ विजय दर्डा ने जिस मनोज जायसवाल का नाम लिया है, उनकी कंपनी के ग्रुप डायरेक्टर अरुण कुमार ने दावा किया कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं। But in view of the adverse news in the media, we are compelled to issue this press statement. हालांकि उन्होंने प्रेस रिलीज पढ़ने के बाद मीडिया के किसी सवाल का जवाब नहीं दिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस को बीच में ही छोड़कर चले गए। दो अपराध एक साथ हुए हैं। एक तो गलत तरीके से कोल ब्लॉकों का आवंटन, और दूसरा कोल ब्लॉक आवंटन के बाद जो कोल ब्लॉक से खनन होने चाहिए थे, जो देश के जरूरतों के हिसाब को पूरा करने के लिए कोयले निकाले जाने चाहिए थे, वो कोयले निकाले नहीं गए। और विदेशों से जो कोयला देश से निकल सकता था 1,000 रुपए में, वो विदेशों से 10,000 रुपए में खरीदा गया। तो एक दोहरी मार हुई।
और इसका नतीजा हुआ कि चौतरफा देश जो है वो उदारवाद से जो है उधारवाद के रास्ते पे आ गया। नाम मधु कोड़ा। कोयला घोटाले में मधु कोड़ा का नाम भी आ रहा है विनी आयरन एंड स्टील कंपनी के साथ, जिस पर सीबीआई ने केस दर्ज किया है। सीबीआई ने विनी आयरन के मामले की जांच के दौरान पाया कि पहले इस कंपनी पर मालिकाना हक तुलसियान परिवार का था। कोल ब्लॉक आवंटन के लिए आवेदन के बाद जब झारखंड सरकार से इस कंपनी को कोल ब्लॉक देने के लिए पूछा गया तो उसने आपत्ति जाहिर की। उस वक्त झारखंड के मुख्यमंत्री थे अर्जुन मुंडा, लेकिन इसके बाद तुलसियान परिवार ने इस कंपनी के मालिकाना हक विजय जोशी नाम के शख्स को सौंप दिए। विजय जोशी को मालिकाना हक मिलते ही कंपनी की किस्मत पलटी और उसे कोल ब्लॉक मिल गए। जब कंपनी को कोल ब्लॉक मिला उस वक्त भी मधु कोड़ा ही मुख्यमंत्री थे। विजय जोशी मधु कोड़ा के करीबी माने जाते हैं। जाहिर है आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में जेल काट रहे मधु कोड़ा इस नए खुलासे से और मुसीबत में पड़ गए हैं। 17 अगस्त को संसद में कोल ब्लॉक्स की नीलामी पर रिपोर्ट पेश की गई और इसी के बाद शुरू हो गया हंगामा। सरकार और कांग्रेस ने तुरंत रिपोर्ट को खारिज करने की रणनीति अपना ली। इसी माइन में कितनी दूर तक जाकर उसकी माइनिंग करनी पड़ेगी, किसी माइन की सीम कैसी होगी, केवल इस आधार पर, एवरेज के आधार पर आंकलन करना, इससे हमारी मिनिस्ट्री सहमत नहीं है। सीएजी को जो ये जीरो लगाने की आदत पड़ गई है, कई 76,000 करोड़, कई 86,000 करोड़, इस आदत से सीएजी को बचना चाहिए। बीजेपी ने इस घोटाले को बड़ा मुद्दा मानते हुए संसद ठप कर दी और प्रधानमंत्री पर सीधे हमले शुरू कर दिए। यहाँ भी बचाव के लिए आक्रमण की रणनीति अपनाई गई। अगर चर्चा होगी इनके अपना क्या कारनामा रहा है, इनका क्या इन्होंने एक रास्ता इख्तियार किया था, वो सामने आएगा और हम ये बता पाएंगे कि जो ये फिगर का जिक्र किया जा रहा है बिल्कुल बेबुनियादी है। उस टाइम में मुख्यमंत्री वसुंधरा जी, उन्होंने राजस्थान का मुख्यमंत्री थी। अभी शिवराज सिंह चौहान सरकार का कैलाश विजयवर्गीय, उन्होंने मंत्री है, उन्होंने लेटर लिखा, वसुंधरा जी लेटर लिखी और रामन सिंह सरकार का चीफ सेक्रेटरी लेटर लिख के बताया हम कोल ब्लॉक ऑक्शन मोड में देने के लिए हम तैयार नहीं है। पूरा हफ्ता बीत चुका था, संसद ठप पड़ी थी। ऐसे में वित्त मंत्री और कोयला मंत्री बचाव में सामने आए। उन्होंने कोयला खदानों में किसी भी नुकसान से इनकार कर दिया। If coal is not mined, if coal remains buried in Mother Earth, where is the loss? The loss can arise only if 1 ton of coal is taken out of Mother Earth and sold at some unacceptable quote-unquote price or value. But if coal is not mined, where is the loss? सरकार और कांग्रेस ने एक एक करके अपने सारे धुरंधरों को बचाव में उतार दिया। मकसद साफ था कि सरकार सीएजी रिपोर्ट को खारिज करते हुए ये बताना चाहती थी कि देश को नुकसान नहीं हुआ और बेकार का हंगामा खड़ा किया जा रहा है। ये कपोल कल्पित जो फिगर्स दिए जा रहे हैं, इस पर मुझे आपत्ति है, क्योंकि ये कहीं कोई ठोस आधार पर ये आधारित नहीं है। पहले सीएजी की रिपोर्ट और फिर सीबीआई की जांच में ये साफ हो रहा है कि कोयले की खानों में सब कुछ साफ नहीं है और इसीलिए अब सरकार खुद सवालों के घेरे में खड़ी नजर आ रही है।